एग्रीगेट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कहता है एग्रीगेट से, देखिए इसका टेस्ट है, एग्रीगेट का जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के टेस्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एग्रीगेट में ये पूछा जाता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इंक्लूड किया है फाइनेंस मॉडुलस। ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस के बारे में, यानी कि फाइनेंस मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ एग्रीगेट। देखिए सॉइल का जो पार्टिकल्स हैं ये टोटली डिपेंड होता है अपने साइज पर, जिसका जैसा साइज होगा सारा प्रॉपर्टी दूसरे साइज से चेंज होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मॉडुलस जो होता है पूछा जाता है, फाइनेंस मॉडुलस के बारे में क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा कि फाइनेंस मॉडुलस का डिफिनेशन क्या होता क्या है। फाइनेंस मॉडुलस जैसे पढ़े होंगे कि फाइनेंस मॉडुलस जो होता है फाइन एग्रीगेट का, फाइन सैंड का, आपको 2.5 से 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, 2 से 3.5 होता है। कोर्स एग्रीगेट का 5.5 से 8 के बीच में होता है। तो कैसे जानेंगे हम कि किसके लिए क्या होता है, मतलब क्या हुआ 2.5 और 3 का मतलब ये सब हुआ क्या। तो देखिए होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ऑन सीव ऑफ द स्टैंडर्ड साइज। मतलब सीव का कुछ फॉर्मेशन रहता है। सीव जो रहते हैं, सीव यानी कि जिससे हम लोग चालते हैं, चालना कहा जाता है। कुछ सीव का उसमें कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो 150 माइक्रोन का माइक्रोमीटर एंड 300 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर का, 1.18 mm का, 2.36 mm, 4.75 mm, 10 mm। ठीक है, इस तरह से पूरे सीव का कॉम्बिनेशन रहता है। इस सीव में करते क्या है, इस सीव में सबसे टॉप पर जिसका भी फाइनेंस मॉडुलस फाइंड करना है उसको हम लोग ऊपर से कोई एक पार्टिकुलर सैंपल को प्लेस करते हैं। उसमें 400 ग्राम 100 ग्राम जितना प्लेस करना है प्लेस कीजिए और उसको फिर से हमने सेक करना है। सेक करने के बाद जब सेक हो जाए अच्छी तरह से, तब देखते हैं किस साइज के सीव में कितने मेटल बचे हैं। तो जितना भी हुआ सबको जोड़ते हुए जाते हैं और उस तरह से जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आया वो कहलाता है फाइनेंस मॉडुलस। मतलब ये कहने का कि अगर आपके पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब कि जो साइज का आपने यूज किया हुआ है 3 का मतलब हो गया फाइनेंस मॉडुलस। अगर किसी का फाइनेंस मॉडुलस अगर किसी मेटल का 3 आया, इसका मतलब उसका जो साइज होगा, देखिए सिव नंबर 1, सिव नंबर 2 एंड सिव नंबर 3, यानी कि 600 माइक्रोमीटर उस पार्टिकल का साइज होगा। अगर सिव नंबर आ गया 3.5, सिव नंबर 3.5, तो उसका साइज वेरिएशन होगा 3 के बाद देखिए 4 नंबर ये है 1.18 का, तो उसका साइज होगा 600 माइक्रोमीटर से 1.18 mm के बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे साइज यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं और यही कहा जाता है कि जो आपका कोर्स पार्टिकल्स हो गए, कोर्स एग्रीगेट होगा, उसका फाइनेंस मॉडुलस जो होगा वो 5.5 से 8 के बीच में होगा, जबकि फाइन एग्रीगेट का जो फाइनेंस मॉडुलस होगा वो 2 से 3.5 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंस मॉडुलस से बात आपको। नेक्स्ट है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है ये क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है। सैंड का बल्किंग का मतलब हुआ वॉल्यूम इन सैंड, सैंड को वॉल्यूम को बढ़ाना। कितना बढ़ाएगा, caused by films of water pushing the sand particles apart due to surface tension। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आ गया। पहला यह कि बल्किंग ऑफ सैंड किसकी वजह से होता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बल्किंग ऑफ सैंड में होता क्या है, तो बल्क में मतलब हो गया कि इसका वॉल्यूम बढ़ना, किसकी वजह से बढ़ना, वाटर की वजह से। करता क्या है वो कि वाटर का जो फिल्म है वो पुश करता है सैंड पार्टिकल्स को, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। और कितना बढ़ता है, तो 4 से 6% ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा बल्किंग नहीं होगा। बल्किंग का मतलब हो गया कि आप सैंड में पानी मिलाते जाएं तो उसका वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो 4 से 6% तक ही ये वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है एग्रीगेट पर टेस्ट कौन कौन से अप्लाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट वाले टेस्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला टेस्ट है इसमें क्रशिंग टेस्ट। ठीक है, क्रशिंग टेस्ट जो होता है ये स्ट्रेंथ के लिए करते हैं और सरफेस लेयर के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% और बेस लेयर के लिए जो होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% होता है। करते क्या इसमें, तो इसमें रेट ऑफ लोडिंग जो होता है 4 टन पर मिनट के हेल्प से हिसाब से 10 मिनट तक इसमें यूज करते हैं क्रशिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में लॉस एंजल्स टेस्ट। लॉस एंजल्स टेस्ट जो होता है ये हमारा एब्रेशन के लिए होता है। ठीक है, एब्रेशन यानी कि हार्डनेस, इससे हम लोग देखते हैं हार्डनेस के लिए यूज करेंगे। एंड इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 30% सरफेस लेयर के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस लेयर एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% फॉर बेस लेयर। बेस लेयर के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉप से। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें लॉस एंजल्स के लिए जो रिवोल्यूशन यूज करते हैं, लॉस एंजल्स यानी कि एक ड्रम होता है उसमें स्टील के बॉल्स प्लेस करते हैं और उसमें जो भी आपका एग्रीगेट है उसको भी प्लेस करते हैं और उसको क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होना चाहिए 500 से 1000 रिवोल्यूशन इसमें यूज होता है और 33 RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो आपका लॉस एंजल्स के लिए है कि कितना होता है, तो 33 RPM होता है अप टू 500 से 1000 रिवोल्यूशन तक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है टफनेस के लिए यूज करते हैं, टफनेस के लिए। और सरफेस लेयर की बात करें तो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बेस लेयर के लिए 35% से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो फिर उसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस का मतलब हो गया, देखिए यहाँ साउंडनेस, सीमेंट का साउंडनेस हो गया वॉल्यूम में इंक्रीज होना। यहाँ साउंडनेस का मतलब वो चीज़ नहीं है कितना ज़्यादा ये सोकिंग करता है और उसके रिस्पेक्ट में वेट में कितना चेंज आता है, वो चीज़ यहाँ करते हैं। करते क्या इसमें
कि पहले Na2SO4 सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट में 10 से 16 आवर तक, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट में 10 से 16 घंटे तक एग्रीगेट को डुबो के रखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तक रखेंगे? 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक एग्रीगेट को इसमें सोक करके रखेंगे। उसको बाहर निकालेंगे कब? 16 घंटे के बाद बाहर निकालेंगे। फिर हम उसके वेट मेजर करेंगे, सोक यानी कि सॉल्यूशन में डालने से पहले वेट मेजर कर लेंगे। मान लीजिए सॉल्यूशन में डालने के पहले x kg का एग्रीगेट हमने सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट में प्लेस किया। 10 से 16 घंटे टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें और रखने के बाद 16 घंटे बाद बाहर निकालें। उसको हमने वेट किया, फिर उसका हमने ले लिए y kg उसका वेट। ठीक है, तो उसका वेट हमने लिया। इस तरह से हमें कितना बार करना है? 10 बार, 10 साइकिल उसका हमें कंप्लीट करना है। और 10 साइकिल कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे x kg में और y kg में क्या डिफरेंस। जैसे पहले में y kg आया, y1 मान लिया, दूसरे को y2 मान लिया, तीसरे को y3 मान लिया। इन सब का एवरेज निकाल लिए कि कितना एवरेज होगा। 10 बार किया तो 10 से डिवाइड दे देंगे। और इस x में और जो ये y हमारा ऑन एन एवरेज आया, x और y बार में हम डिफरेंस देखेंगे कितना का डिफरेंस है। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट में इसको हम डुबा कर रखें तो आपका जो एवरेज होना चाहिए, ये डिफरेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12%। 12% से ज़्यादा इसके वेट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जब मैग्नीशियम सल्फेट में अगर उसको डुबा कर रखे थे तो इसमें वेट में जो वेरिएशन होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18%। ठीक है, तो ये होता है इसका साउंडनेस टेस्ट, यानी कि एग्रीगेट का जो साउंडनेस टेस्ट है वो होता है इसमें वेट में कितना वेरिएशन हुआ, वेट में कितना रिडक्शन हुआ उसके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है सेप टेस्ट। सेप टेस्ट का मतलब हो गया फ्लैकीनेस और इलोंगिनेस टेस्ट का। फ्लैकीनेस टेस्ट और इलोंगिनेशन टेस्ट के लिए इसका हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें कौन सा पार्टिकल हमारा फ्लैकी है, कौन सा इलोंगेट है। तो ये चीज़ें यूज होती है फ्लैकीनेस और इलोंगेस के लिए। नेक्स्ट है कि फ्लैकी एग्रीगेट किसको कहेंगे? वह एग्रीगेट जिसका लिस्ट डायमेंशन ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट इज 0.6 और 3.5 टाइम्स द मीन डायमेंशन। 3.5 का मतलब ही हुआ 0.6, तो या तो 0.6 हो या फिर 3.5 हो। अपने मीन डायमेंशन का 0.6 टाइम्स या 3/5 गुना हो अपने पूरे डायमेंशन का, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? फ्लैकी एग्रीगेट। मतलब ये हुआ कि किसी भी एग्रीगेट का जो एग्रीगेट है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उस एग्रीगेट का सबसे छोटा डायमेंशन अपने मीन डायमेंशन का 0.6 या 3/5 गुना हो तो उसको कहेंगे हम लोग फ्लैकी एग्रीगेट है। अगर उसका मैक्सिमम डायमेंशन यानी कि सबसे बड़ा डायमेंशन 1.8 टाइम्स या 9.5 टाइम्स अपने मीन डायमेंशन का, तो उसको कहेंगे हम लोग इलोंगेट एग्रीगेट। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर लेंथ 3 गुना हो अपने मीन डायमेंशन का तो फ्लैकी एग्रीगेट हमारा इलोंगेट एग्रीगेट कहलाएगा। अगर लेंथ जो है 3 गुना हो जाए अपने लेंथ इज थ्राइस द मीन डायमेंशन का। मीन का मतलब हुआ क्या? देखिए, मीन का मतलब ये हुआ, अगर आप नहीं समझ रहे तो देखिए, जैसे कि कोई एग्रीगेट है, एग्रीगेट का कोई एग्रीगेट है 10 mm का, किसी का साइज है हमारे पास 15 mm का, किसी का साइज है 18 mm का। तो इसका पहले मीन निकालेंगे। मीन का मतलब सबको जोड़ के उससे डिवाइड दे देंगे तो उसको हो जाता है मीन। और मीन डायमेंशन उसके अगर सबसे छोटा, जैसे 10 वाला सबसे छोटा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 में मीन में, इसका जो भी मीन होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 0.6 टाइम्स के बराबर है या 3/5 टाइम्स के बराबर तो कहेंगे फ्लैकी एग्रीगेट है। अगर 1.8 इसका मैक्सिमम डायमेंशन है 18 और 18 के साथ में अगर यूज करेंगे इसका एवरेज का, इसके मीन साइज का, तो उसको उसके बराबर अगर आ रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग इलोंगेट एग्रीगेट। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है फ्लैकीनेस और इलोंगेट के बारे में। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड ऑन। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। बल्क डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा? ग्रेडिंग पे, कंपैक्शन पे, जो उसका ग्रेडिंग है शेप का उस पे, और जो उसमें कंपैक्शन यूज हुआ है वो कंपैक्शन पे यूज करेगा इसका बल्क डेंसिटी। यूनिट जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है किलोग्राम पर लीटर में। बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट का यूनिट होगा किलोग्राम पर लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इफ एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स हैविंग इट्स सरफेस ड्राई, उसको क्या कहेंगे? यानी कि एग्रीगेट के पास में मॉइस्चर हो पोर्स में और उसका सरफेस जो है बिल्कुल सूखा हो तो उसको कहेंगे सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट उसको बोलते हैं। और ऐसा एग्रीगेट जिसका साइज 75 mm से ज़्यादा है उसको कहते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए। अगला है एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर किसको डिफाइन करता है? इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स इन एक्सेस ऑफ व्हाइट्स इन परफेक्टली राउंडेड एग्रीगेट। इट वेरीज फ्रॉम 0 से 11। यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म में, कौन एग्रीगेट कितना ज़्यादा सर्कुलर है उसको मेजर करता है व्हाइट के एक्सेस में, व्हाइट से ज़्यादा कितना ज़्यादा सर्कुलर है, और ये वेरी करता है 0 से 11 के बीच में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एग्रीगेट आर। गुड एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, तो कहा जाएगा क्या कि वो अच्छा एग्रीगेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीगेट का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो वो 20 mm है। सीमेंट कंक्रीटिंग फ्लोर के लिए कितना होना चाहिए? 10 mm का। और डैम एंड रिटेनिंग वॉल के लिए कितना होना चाहिए? तो 40 mm का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज होना चाहिए। ठीक है, अगला है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? वेल ग्रेडेड का मतलब हुआ इट कंटेन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड हैज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ग्रेन साइज प्रेजेंट। ठीक है, वेल ग्रेडेड का मतलब ये हो गया वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्म ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, ये सभी को सॉइल मैकेनिक्स में बताया हुआ है कि आपने
सॉइल मैकेनिक्स वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख लेंगे। वहाँ पर हमने इसको समझाया है कि वेल ग्रेडेड का मतलब है कि इट कंटेन वाइड रेंज ऑफ साइज। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ साइज मतलब कि सभी तरह के साइज इसमें रहेंगे, एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। वाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज रहेंगे, 20 mm का भी रहेगा, 35 का भी रहेगा, 45 का भी रहेगा, इस साइज का रहेंगे। ऑल ग्रेन साइज प्रेजेंट, सभी साइज के यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये सूटेबल होते हैं कंक्रीट के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए सूटेबल रहते हैं। गैप ग्रेडेड का मतलब होता है कि किसी का वहाँ पर गैपिंग रहेगा, ग्रेडिंग इन विच वन और मोर इंटरमीडिएट साइज फ्रैक्शंस आर एब्सेंट, यानी कि गैप रहना, किसी पार्टिकुलर साइज का वहाँ पर मौजूद नहीं रहना, वो गैप ग्रेडेड कहलाता है। जैसे 15 mm का एग्रीगेट है तो 20 mm का नहीं है, डायरेक्ट 25 mm का है, तो वहाँ पर जो होते हैं वो गैप ग्रेडेड कहलाते हैं। तो पूछा जाता है ये चीज़ कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कौन सा एग्रीगेट यूज होता है, गैप ग्रेडेड का, वेल ग्रेडेड का, पोली ग्रेडेड का, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का। तो जनरली लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड वहाँ पर आंसर करके आते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया कि लगभग एक ही साइज के सब एग्रीगेट रहेंगे, तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देता है, वहाँ पर जो वर्केबिलिटी होगा वहाँ पर प्रॉपर नहीं आएगी। इसके लिए आपको चाहिए कौन सा, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। यहाँ पर सभी तरह के साइज वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, पोअरली ग्रेडेड का मतलब हो गया इट हैज स्मॉल वेरिएशन इन साइज, यानी कि जो भी साइज है वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, वो लगभग सभी एक ही साइज के वहाँ पर दिखेंगे, उसको कहेंगे हम लोग पोअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। एंड द लास्ट वन इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स नेसेसरी टू अचीव। एग्रीगेट का ग्रेडिंग हम लोग कंक्रीट मिक्स में किस पर्पस से करते हैं, तो हमारा पर्पस होता है वर्केबिलिटी को अचीव करना। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विच इज डायरेक्टली लिंक टू इंटरव्यू पर्पस। तो हमने आपको यहाँ पर आज 4 टॉपिक के बारे में बताया कि पहले ब्रिक्स, फिर सीमेंट, फिर लाइम एंड फिर एग्रीगेट। सेकेंड पार्ट में इसका हमने टिम्बर, पेंट्स पर भी हमने वीडियो बनाएंगे। तो आगे के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। सेकंड पार्ट देखने के लिए इसका हमें बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि सेकंड पार्ट जैसे अपलोड करें आपको पता लग जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा।